हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट पढ़ते हैं। हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा में आज हम पढ़ेंगे अदिश गुणन, या फिर हम कहें स्केलर प्रोडक्ट, या फिर हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, या बिंदु गुणन भी कहा जाता है। इससे पहले हमने ये सब पढ़ लिया है कि वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, मतलब जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, वेक्टर का मापांक कैसे निकालते हैं, या फिर इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है वेक्टर में। तो आज हम अदिश गुणन पढ़ेंगे। शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी सारे फ्रेंड्स भी आपके आ जाएं क्लास में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं अदिश गुणन की। अदिश गुणन क्या है? दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर का अदिश गुणन हमें निकालना है। मान लिया दो वेक्टर ए और बी हैं, ये है हमारा मूल बिंदु, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। मान लिया इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हम क्या करेंगे, इनका अदिश गुणन निकालेंगे, मतलब ए डॉट बी, ये ए ये बी। अब आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा ये थीटा एंगल है। पहले लिख लेते हैं हम ये कि माना ए और बी दो सदिश हैं, अदिश गुणन, अदिश गुणन, या हम इसे कहें स्केलर प्रोडक्ट। देखिए, माना ए और बी दो सदिश हैं और उनके मापांक भी हमें पता है। मान लिया हमने वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो सदिश हैं जिनके मापांक क्रमशः मतलब होता है क्रम से, पहले जो लिखा है उसका पहला वाला होगा और बाद में जो लिखा है उसका दूसरा वाला होगा। जिनके मापांक क्रमशः ए और बी हैं, तब ए तथा बी का, देखिए यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं मापांक ए और बी हैं, तो इसलिए मैं वेक्टर ए का मापांक इज इक्वल टू ए एंड वेक्टर बी का मापांक इज इक्वल टू बी। ठीक है, हम ऐसे डिनोट करते हैं मापांक को। तो हमने इसको कह दिया ये ए है और इसको कह दिया है कि ये बी है। तब ए और बी का अदिश गुणन, तब वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन, अदिश गुणन या बिंदु गुणन कहेंगे इसे। बिंदु गुणन इसलिए कहते हैं, हम बीच में बिंदु लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, ठीक है। बिंदु गुणन या डॉट प्रोडक्ट। हम इसको लिखते हैं ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी से दिखाते हैं, ये बीच में डॉट लगा हुआ है, डॉट आपको लगाना ही है इसमें। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, जहां कॉस थीटा, जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण है। क्योंकि हम मोड ऑफ वेक्टर ए के बारे में बता चुके हैं कि ये ए है, मोड ऑफ वेक्टर बी के बारे में बता चुके हैं कि ये बी है, थीटा हमने नहीं बताया है क्या है। तो थीटा ए और बी के बीच का कोण है। चाहे तो आप इसको भी ऊपर ही लिख सकते हैं, मतलब हम इसको ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पर कि इनके मापांक ए और बी हैं तथा इनके बीच का कोण थीटा है। तब ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इज इंटू कॉस थीटा। देखिए, हमने ये कहा है कि मोड ऑफ वेक्टर ए है, मोड ऑफ वेक्टर बी है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये है हमारे पास फॉर्मूला। हम इसकी जगह केवल ए लिख सकते हैं, मतलब विदाउट मोड एंड वेक्टर, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये लिखिए आप, ये लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। जहां ए और बी वेक्टर ए और वेक्टर बी के मापांक हैं। अब
देखिए जो हमने पढ़ा था आई जे के क्या है, आई जे के एक्स वाई और जेड दिशा में इकाई सदिश है। तो हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे कि आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है। इसके अलावा आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या होते हैं इसको भी पढ़ेंगे। देखिए आई डॉट आई या जे डॉट जे या फिर के डॉट के, इनकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, आई डॉट आई भी 1, जे डॉट जे भी 1, के डॉट के भी 1। आई डॉट जे 0, जे डॉट के ये भी 0, के डॉट आई ये भी 0। या फिर हम ऐसा कहें जे डॉट के आई डॉट जे और जे डॉट आई ये भी 0, के डॉट जे ये भी 0 और आई डॉट के ये भी 0। अब हम आपको बताएंगे कि ये 0 क्यों होता है। देखिए एक चीज और, ए डॉट बी है, ए डॉट बी को हमने लिखा ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है। अब हम यहाँ इसे बताते हैं कि ये वैल्यू 1 क्यों आ जाती है और बाकी सारी वैल्यू 0 क्यों हो जाती हैं। देखिए आई जे के क्या है, आई जे के 3 डायमेंशन हम स्पेस बनाते हैं, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आई जो है वो एक्स की दिशा में इकाई सदिश होता है, वाई जे की दिशा में जे वाई की दिशा में इकाई सदिश होता है और के जेड की दिशा में इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश मतलब इनके मापांक 1 है। यदि हम किसी भी वेक्टर को इकाई सदिश कह रहे हैं या ऐसा कहें यूनिट वेक्टर, तो उसका मतलब यह है कि उसका मापांक 1 है। हमने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, ये x, ये y, ये z। हम जानते हैं कि x, y, z तीनों एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाते हैं। आप इस डायरेक्शन में भी y लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में z लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये z डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, हम इसको दिखा नहीं सकते हैं इसलिए इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 एंगल बनाते हैं, मतलब ये 90, यदि हम इन दोनों के बीच के एंगल की बात करें ये 90 और इन दोनों के बीच के एंगल की बात करें ये भी 90। ठीक है, x डायरेक्शन में इकाई सदिश होता है i, j y डायरेक्शन में होता है j और z डायरेक्शन में होता है k, मतलब x की दिशा में i, y की दिशा में j, z की दिशा में k। यदि हम मान लें कि वेक्टर a हमारा ये है, वेक्टर b हमारा ये है, मतलब आई डॉट, पहले आई डॉट आई की बात कर लेते हैं। हमने अभी फॉर्मूला लिखा था 2 वेक्टर के लिए, ये लिखा था ए डॉट बी। यदि हम आई डॉट आई की बात करें तो इस कंडीशन में ए भी आई हो जाएगा और बी भी आई हो जाएगा, मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू आई एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई। जब हम बात कर रहे हैं इसकी आई डॉट आई की वैल्यू 1 क्यों आई, तो 2 वेक्टर अलग अलग हुए, दोनों ही वेक्टर हमारे आई हैं। आई देखिए आई एक्स डायरेक्शन में है, हम दोनों ही बार एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं। जब हम एंगल बनाते हैं तो क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं एक, ठीक है, यहाँ से एंगल को ऐसे बढ़ते हुए क्रम में नाप लेते हैं। यदि हम कह रहे हैं कि दोनों वैल्यू यही है, दोनों वेक्टर यही है, इसका मतलब इनके बीच में कोई एंगल बनेगा ही नहीं, कोण बनेगा ही नहीं इनके बीच में, जैसे जबकि हमने इसे बढ़ाया ही नहीं है तो एंगल भी नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में जो एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं ए डॉट बी। देखिए ए डॉट बी, या हम ऐसा कहें ए की वैल्यू भी आई है, बी की वैल्यू भी आई है, तो हम लिखेंगे ए डॉट बी होता है मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे आई डॉट आई मोड ऑफ वेक्टर आई मोड ऑफ वेक्टर जे इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमने कहा 0 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 0। हम कह रहे हैं वेक्टर आई, दोनों ही वेक्टर आई हैं, वेक्टर आई या वेक्टर जे या वेक्टर के तीनों इकाई सदिश हैं, तो सबका मापांक 1 होता है। तो यहाँ ये भी लिख लेते हैं मापांक ऑफ वेक्टर आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया है आई का मापांक 1, इस आई का भी मापांक 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 1 हो जाएगा। इसका मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई डॉट आई 1 हो गया।
अब यही काम हम जे डॉट जे के लिए भी कर सकते हैं। अब देखिए यदि हम इस वेक्टर पे चलते हैं तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू भी जे और बी की वैल्यू भी जे, दोनों ही वेक्टर एक यही है सेम, इसका मतलब एंगल बनेगा ही नहीं इनके बीच में, तो थीटा की वैल्यू 0। उस कंडीशन में यहाँ भी जे यहाँ भी जे, ये भी 1 ये भी 1, cos 0 1 हो जाता है, इसका मतलब जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह के डॉट के भी 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं आई डॉट जे की, आई डॉट जे या जे डॉट आई, ठीक है, दोनों सेम ही होंगे। यहाँ पर आप इन दोनों को इक्वल भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। देखिए आई डॉट जे की बात करते हैं। अब ए हमने ले लिया आई है, बी को हमने कहा जे है, मोड ऑफ वेक्टर आई 1 होता ही है, ये हमें मालूम है, मोड ऑफ वेक्टर जे भी 1 ही होता है और मोड ऑफ वेक्टर के भी 1 होता है। देखिए एक वेक्टर हम ले रहे हैं आई, दूसरा वेक्टर हम ले रहे हैं जे, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी और बीच का जो एंगल है वो हुआ हमारा थीटा, तो थीटा की वैल्यू इस कंडीशन में हुई 90 डिग्री। अब हमें फॉर्मूला लगा देना है ए डॉट बी वाला, ए डॉट बी मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, इसका मतलब आई डॉट जे मोड ऑफ वेक्टर ए मतलब मोड ऑफ वेक्टर आई मोड ऑफ वेक्टर जे इंटू कॉस 90, कॉस 90 0 हो जाता है, वेक्टर आई का मोड भी 1 है, वेक्टर जे का मोड भी 1 है, कॉस 90 0, इसका मतलब आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं जे डॉट के की वैल्यू 0 और के डॉट आई की वैल्यू 0। फिलहाल आपको ये एज इट इज याद रख लेना है कि आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट आई इज इक्वल टू 0 और आई डॉट जे इज इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं हम आई डॉट जे, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल लिख दीजिए और तब 0 लिख लीजिए। आई डॉट जे डॉट आई इज इक्वल टू 0, जे डॉट के डॉट जे इज इक्वल टू 0 या के डॉट आई डॉट के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो चीज़ें पढ़ ली हैं हमने कि एक तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अलावा ए डॉट बी के फॉर्मूले से हम इनकी वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करना है, ये प्रूव नहीं करना है कि ये 1 क्यों होता है या 0 क्यों होता है, आपको डायरेक्ट यूज करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमें वेक्टर की फॉर्म में मिलेगा, ए आई जे के की फॉर्म में होगा, बी भी आई जे के की फॉर्म में होगा, उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है ए डॉट बी की। अब देखिए यदि ए आई जे के की फॉर्म में दिया गया है और बी दिया गया है तो ए डॉट बी कैसे ज्ञात करेंगे, हम वो निकाल लेते हैं। अब ए डॉट बी कैसे ज्ञात करेंगे, यदि वेक्टर की फॉर्म में दिया गया है, वेक्टर की फॉर्म से मतलब है आई जे के वाली फॉर्म में दिया गया है यदि, तो कैसे निकालेंगे। देखिए मान लिया वेक्टर ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k और वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3k, तब a डॉट बी a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। देखो डॉट करते हैं, डॉट लगा हुआ है तो आपको भी डॉट ही लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले देखो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मतलब जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे गुना करते हैं, यदि ये एक वैल्यू है ये एक वैल्यू है तो गुना कैसे करेंगे, पहले पहली वाली टर्म की सब में कर देते हैं, फिर दूसरी वाली टर्म की सब में कर देते हैं, फिर तीसरे वाली टर्म की सब में कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम ही कंडीशन अप्लाई करनी है, तो पहले इसकी तीनों में कर देते हैं। बस डिफरेंस क्या रखना है आपको, यहाँ डॉट है तो आपको डॉट ही लगाना है, हमने इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की, ये a1 ये b1, देखो ये जो डॉट है ये वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही लगेगा, मतलब ये है कि i का i के साथ लगाओगे, a1 कांस्टेंट है b1 कांस्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को अलग लिख लेना है, मतलब बाहर लिख लेना है, तो हम इसको लिखेंगे a1 b1 i डॉट i, ठीक है, प्लस
इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2 ऐसे लिख लिया हम। I की J के साथ मल्टीप्लाई मतलब डॉट I डॉट J, फिर इसका इसके साथ प्लस A1 B3 I डॉट K। A1 खत्म हो गया, A1 की हमने तीनों में मल्टीप्लाई कर दी। अब हम चलते हैं A2 पर, प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब A2 B1, यहाँ J है यहाँ I है तो J डॉट I प्लस इसकी इसके साथ A2 B2 J डॉट J प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 B3 इंटू J डॉट K। अब थर्ड वाले की तीनों के साथ करनी है हमें, तो प्लस A3 की इसके साथ मल्टीप्लाई तो A3 B1 K डॉट I प्लस इसकी इसके साथ तो A3 B2 K डॉट J प्लस इसकी इसके साथ A3 B3 K डॉट K। ठीक है, अब देखिए जहां जहां I डॉट I J डॉट J K डॉट K बन रहा है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो वहां वहां हमें 1 रख देना है। बाकी I डॉट J डॉट I डॉट K डॉट I J डॉट K डॉट J उन सब की वैल्यू होती है 0, तो वहां वहां हमें 0 रख देना है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी A1 B1 इंटू 1 प्लस A1 B2 I डॉट J यहाँ से 0 होता है तो I डॉट J की वैल्यू 0 प्लस A1 B3 I डॉट K कितना है 0, तो I डॉट K को भी 0 रखेंगे प्लस A2 B1 J डॉट I भी 0 होता है प्लस A2 B2 J डॉट J की वैल्यू भी 1 प्लस A3 B3 J डॉट K की वैल्यू 0 प्लस A3 B1 K डॉट I, ये K डॉट I है, K डॉट I की वैल्यू 0 प्लस A3 B2 K डॉट J इसकी वैल्यू भी 0 प्लस A3 यहाँ पर A2 B3 है A3 B3 ये हो जाएगा K डॉट K मतलब 1। देखो कहने का मतलब क्या है कि यदि सेम वैल्यू है तो 1 आएगा और यदि डिफरेंट वैल्यू है तो 0 आएगा। मतलब I डॉट I और I एक जैसे हैं तो 1, और यदि अलग हो जाए एक I एक J या J K और I तो 0। अब देखो यहाँ से क्या मिलता है हमें आंसर, A1 B1 ये 0 मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसे हटा देते हैं यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। देखो I डॉट I 1 लिखा था हमने, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही वैल्यू आ जाएगी A1 B1 प्लस ये 0 अगला वाला 0 प्लस ये वैल्यू 0 प्लस ये वैल्यू A2 B2 नेक्स्ट वाली वैल्यू 0 ये भी 0 ये भी 0 प्लस A3 B3 इसका मतलब A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ये आई A डॉट B की वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम A डॉट B करेंगे तो केवल I वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई मतलब I की I के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये I का गुणांक है A1 पहले वाले में और B में I का गुणांक है B1, तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 इंटू B1 हो जाएगा। प्लस फिर हमें J की J के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, यहाँ पर J का गुणांक A2 है, यहाँ पर J का गुणांक B2 है, तो A2 B2 फिर प्लस लिखेंगे K की K के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, यहाँ K का गुणांक A3 यहाँ K का गुणांक B3। क्लियर है, बाकी सबको छोड़ देना है, बाकी जो भी मल्टीप्लाई हम करेंगे सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें करनी ही नहीं है बाकी मल्टीप्लाई। I की I के साथ J की J के साथ और K की K के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, वहीं से हमें आंसर मिलेगा, बाकी सब हमारा 0 हो जाएगा।
क्लियर है? तो आगे बस हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जैसे हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया था। ये हमने आपको इसलिए करके दिखाया था ताकि आपको पता चले कि हम केवल i की i के साथ, j की j के साथ और k की k के साथ ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बाकी सारी वैल्यू को क्यों छोड़ दिया है हमने। ठीक है, सारी वैल्यू को इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। क्लियर है? तो a डॉट b ऐसे निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ कंडीशंस पूछी जाती हैं, मतलब a और b के बीच का एंगल दे दिया जाता है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए a और b परस्पर लंब हैं। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, कुछ कंडीशंस बनती हैं यहाँ से। पहले तो हम बात कर लेते हैं एंगल की, कि यदि हमसे एग्जाम में एंगल पूछा जाता है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हमने पढ़ा a डॉट b इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा या मोड ऑफ a मोड ऑफ b कॉस थीटा। अब यदि क्वेश्चन में कोण पूछ लिया जाए a और b का, तो हमें बस क्या करना है, ये जो कॉस थीटा है इसको यहाँ रहने देना है, बाकी इन दोनों वैल्यू को इसके नीचे ले आना है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मतलब a का मापांक और b का मापांक, इनको इसके नीचे ले आएंगे। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मोड ऑफ a मोड ऑफ b। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। तो लिख लेते हैं हम a और b के बीच का कोण, पहले यही लिख लेते हैं। चलिए फिर से फॉर्मूला बता देते हैं। ऊपर हेडिंग में लिखेंगे हम a तथा b के बीच का कोण। ठीक है, a और b के बीच का कोण निकलेगा वैसे ही जैसे हमने अभी आपको निकाल के दिखाया है। cos थीटा निकालना है हमें, वेक्टर a तथा वेक्टर b के बीच का कोण, बीच का कोण। एंगल बिटवीन, ये बिटवीन को शॉर्ट में लिखते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये देखो मोड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। या तो आप ऐसा लिखिए, या फिर इसका मोड हम जानते हैं ए होता है, इसका मोड हम जानते हैं बी होता है। मतलब ये जो मोड है हम इसको केवल ए लिख सकते हैं विदाउट वेक्टर, मतलब इसको ऐसा और मोड ऑफ वेक्टर बी को केवल बी। तो इसलिए कॉस थीटा को ऐसा भी लिखा जा सकता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसा भी लिख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में यदि हमसे कहा जाए कि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर परस्पर लंब हैं, या दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये प्रूफ कीजिए ये दोनों वेक्टर 90 का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने कहा कि 90 का एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा ये मतलब कॉस 90 0 होता है, इसका मतलब यदि हम यहाँ थीटा को 90 रख दें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 ही, इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई यदि हम इधर करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, मतलब a डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यदि a तथा b परस्पर लंब है, वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर लंब है, लंब का साइन होता है ये, ऐसे बना देते हैं हम लंब का साइन। ठीक है, हम लिख रहे हैं ए और बी लंब है तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए बी पर लंब है या बी ए पर लंब है, बात एक ही है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो हम इसको लिख देते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, या आप शुरू से देख लीजिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 होगा तो इस फॉर्मूले से लेते हैं हम, इसलिए cos 90 इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, cos 90 0 ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये इधर चला जाएगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो जब भी कंडीशन इस टाइप की बनती है कि दोनों परस्पर लंब हैं
तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, a डॉट बी की वैल्यू 0 हो जाएगी यदि हमें दिया जाता है a और b परस्पर लंब है। अब देखिए a की वैल्यू दे दी जाए, जैसे हमने अभी लिखा था a डॉट b, a की वैल्यू i j k की फॉर्म में दे दी जाए, b की वैल्यू i j k की फॉर्म में दे दी जाए, तब हम लंब वाली कंडीशन कैसे बनाएंगे। देखिए a की वैल्यू थी हमारी एंगल ए, आपको याद रखना है cos थीटा, ऐसे निकाल लेते हैं a डॉट बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। देखिए यदि a है हमारा a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर b है हमारा b1i b2j b3k, ठीक है, b3k, देन या तब यदि नंबर 1 यदि a और b परस्पर लंब हैं, वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर लंब हैं, यदि लंब हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो a डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो a डॉट बी 0 है, इसका मतलब हमने अभी a डॉट बी आपको बताया था कैसे करना है, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। यदि i j k की फॉर्म में नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे, i j k की फॉर्म में है तो इसके साथ साथ हमें ये भी करना है, ठीक है। तब यहां लिख लीजिए इज इक्वल टू 0, डॉट हम करते हैं मतलब i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। तो ये की कंडीशन बनती है जबकि a और b परस्पर लंब है। अब यदि दोनों समांतर हो जाएं, यदि वेक्टर a तथा वेक्टर b परस्पर समांतर है, वेक्टर b समांतर है, समांतर लिखिए, समानांतर भी लिख सकते हैं। देखो जैसे लंब का साइन हमने ये लिखा है a इज परपेंडिकुलर टू b, इसको ऐसे लिखते हैं a इज पैरेलल टू b, दो लाइनें खींच देते हैं, उसका मतलब होता है समांतर, ठीक है, ये समांतर का साइन है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों के गुणांक मतलब ये गुणांक बराबर ये दोनों गुणांक बराबर इनके गुणांक, मतलब यदि हम इनका रेशियो ले लें i के गुणांकों का, i के गुणांकों को डिवाइड कर दें तो वो बराबर हो जाएगा j के गुणांकों को डिवाइड करने पर जो मिलेगा और k के गुणांकों को डिवाइड करने पर जो मिलेगा। या हम ऐसा कहें a के गुणांकों का अनुपात बराबर j के गुणांकों का अनुपात बराबर k के गुणांकों का अनुपात, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब ये बताया है हमने a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। ये कंडीशन है यदि a और b परस्पर समांतर है, ठीक है, लंब है तो ये कंडीशन है, समांतर है तो ये कंडीशन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो वैल्यू दे दी जाती हैं, एक में वैल्यू ना देके अननोन रख दिया जाता है, मतलब लैम्डा म्यू की फॉर्म में रख दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसके किस मान के लिए दिए गए वेक्टर समांतर हैं या फिर लंब हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताएंगे आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अब लगभग फॉर्मूले तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो भी बचता है वो जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ बता देंगे। तो अप्रॉक्स हो चुके हैं हमारे फॉर्मूले। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, देखो ये a डॉट बी हम निकालना जाने गए हैं, ये कंडीशन बनेगी तो भी a डॉट बी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, नहीं बनेगी तो भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अगर एंगल पूछा जाता है, मतलब ये प्रूव कराएगा, तो भी हमें निकालने का प्रोसेस सेम ही है। क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे और आपको कैसे सॉल्व करना है। अभी तो हमने सारे फॉर्मूले ही लिख दिए थे। चलिए देखो क्या दिया गया है, यदि a इज इक्वल टू इतना,
वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए दिया गया है हमें i प्लस जे माइनस टू के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के, तब a डॉट b ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। a डॉट b हमें निकालना है यदि हमारे पास a की वैल्यू है और b की वैल्यू है। अभी हमने बताया, शायद 2 बार बता चुके हैं हम डॉट कैसे करेंगे। a डॉट b मतलब a की वैल्यू रख लेनी है, b की वैल्यू रख लेनी है। a की वैल्यू i प्लस जे माइनस 2k डॉट b की वैल्यू 3i प्लस 2j माइनस के। डॉट करना है, देखो इन सबके ऊपर कैप लगी हुई है, i का i के साथ। यदि हम देखें पहले वाली जो वैल्यू है हमारी a में i का गुणांक 1 है, जब कुछ नहीं दिया गया है इसका मतलब गुणांक 1 है, तो इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 मतलब 3 प्लस यहाँ j है, j का गुणांक 1 है, यहाँ 2 है, मतलब हम ऐसा लिख लेते हैं 1 इंटू 3, फिर प्लस लगाएंगे j के गुणांक की j के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 यहाँ 2, तो 1 इंटू 2, फिर प्लस लगाएंगे। यहाँ पर देखिए यदि माइनस लगा है तो आपको गुणांक माइनस के साथ ले लेना है, ठीक है, गुणांक माइनस के साथ ले लेंगे यदि माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब -2 इंटू -1, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को माइनस के साथ ले लेना है। इसका मतलब 3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का ही साइन रहेगा, 2 जोड़ देंगे सबको 7 आ जाएगा, तो a डॉट बी की वैल्यू हो गई 7। देखो हम इसको अदिश गुणन कहते ही इसलिए हैं क्योंकि डॉट करने के बाद आई जे के खत्म हो जाते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो आई जे के की फॉर्म में नहीं रहता है, इसलिए हम इसको अदिश गुणन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर हमें अदिश राशि मिलती है इसलिए अदिश गुणन कहलाता है। बिंदु गुणन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बिंदु लगाते हैं बीच में, ठीक है, डॉट लगाते हैं इसलिए बिंदु गुणन कहा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, 1 नंबर में 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि a डॉट बी ज्ञात कीजिए। ठीक इसी तरह यदि a डॉट बी की जगह b डॉट ए भी पूछ लिया जाए तो भी सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए। करना आपको ऐसे ही है, इसको इधर लिख दीजिएगा, इसको इधर लिख दीजिएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी a और b हमें दिया गया है, बस जैसे इस क्वेश्चन में a और b पूछा गया था, मतलब a डॉट b पूछा गया था, उसमें बीच का कोण पूछा गया है। देखो 2 सदिश दिए गए हैं, सदिशों i माइनस 2j प्लस के तथा 4i माइनस 3j माइनस 4k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2017 में भी आया है और 2019 में भी आया है, 2 बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, पहले देखो 2 वेक्टर दिए गए हैं, दोनों के नाम नहीं दिए गए हैं, तो पहले मान लेंगे, पहले वाले वेक्टर को a मान लेंगे, दूसरे वाले वेक्टर को b मान लेंगे। तो हमने मान लिया वेक्टर a इज इक्वल टू, माना आप इसको लेट भी लिख सकते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस के, ठीक है, वेक्टर b इज इक्वल टू 4i माइनस 3j माइनस 4k। देखिए जब हम एंगल निकालते हैं तो उसमें a और b दोनों के मापांक की भी आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं साथ साथ मापांक भी निकाल लेते हैं। a और b की वैल्यू हमें मिल गई है तो मोड ऑफ वेक्टर a निकालेंगे, वेक्टर a का मापांक क्या हो जाता है, अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, मतलब i का गुणांक 1, j का गुणांक -2 और k का गुणांक 1। इसका मतलब
1 + 4 + 1, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट में। तो मोड ऑफ ए हुआ हमारा 6। आप इसे मोड ऑफ ए कहिए या केवल ए कहिए, विदाउट वेक्टर एंड मोड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोड ऑफ वेक्टर हो गया √6। अब चलते हैं हम मोड ऑफ वेक्टर बी की तरफ। मोड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पर भी हमें सेम ही फॉर्मूला लगाना है जो हमने अभी लगाया है। आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर और के गुणांक का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। 16 + 9 + 16, ठीक है। 16 + 16 32, 32 में 9 जोड़ेंगे 41 आ जाएगा। देखो मोड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू √41। √41 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, प्राइम नंबर है। अब क्या करेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए एंगल निकालना है, तो ए और बी के बीच का कोण, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, बीच का कोण, हम कोण को थीटा मान लेते हैं। तो फॉर्मूला ये लगा देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a.b अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। a.b, ए और बी की वैल्यू रखेंगे, डॉट निकल जाएगा। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू a.b, ए मतलब होता है i -2j + k डॉट 4i -3j -4k। मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड ऑफ वेक्टर ए कितना है हमारा √6, मोड ऑफ वेक्टर बी √41। तो यहाँ लिखते हैं √6 इंटू √41, डॉट करेंगे आई का आई के साथ। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो हम लिख देते हैं 4 प्लस या फिर 1 × 4, 1 × 4 प्लस लगाना है। इसके बाद हमें यहाँ -2 इंटू -3, फिर प्लस लगाएंगे 1 इंटू -4 अपॉन √6 √41। कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू। देखिए ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है +6, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन √6 इंटू √41। देखो इस 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 अपॉन √6 इंटू √41। वैल्यू आ गई 6 अपॉन √6 इंटू √41। देखो ऊपर वाला जो 6 है, हम उसको √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √6 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ऊपर वाला 6। रूट और स्क्वायर एक साथ लगा देते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में हमने कोई चेंज नहीं किया यदि रूट और स्क्वायर एक साथ लगा दिया है, क्योंकि हम जानते हैं यदि √6 का स्क्वायर लिख देंगे तो नीचे वाले √6 से ऊपर वाला एक √6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा cos थीटा इज इक्वल टू √6 स्क्वायर अपॉन √6 इंटू √41। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर है, एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक वैल्यू बचती है, तो √6 अपॉन √41, या दोनों रूट को एक साथ लगा लेंगे, √6 अपॉन 41। ये आ गई cos थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन में हमसे एंगल पूछा गया है, कोण पूछा गया है, कोण का मतलब है केवल थीटा पूछा गया है, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये जो cos है इसको इधर ले जाते हैं, cos इधर जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √6 अपॉन 41। ये हमारा आंसर है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू ये आ जाती है 6 अपॉन 41। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ वैल्यू ऐसी आ जाए जो कि टेबल में होती है, मीन्स जैसे कि cos 30 डिग्री, 45, 60, 90, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसी वैल्यू आए, यदि वो वैल्यू आएगी तो आपको थीटा की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। नहीं आती है तो आपको cos इनवर्स की फॉर्म में आंसर लिख देना है। क्लियर है? तो डॉट कैसे करेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, दोनों ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें प्रूव करना है,
प्रूव करना है कि दो पॉइंट परस्पर लंब हैं, दो सदिश दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए ये दोनों सदिश परस्पर लंब हैं। अभी हमने कंडीशन बताई थी कि दो सदिश परस्पर लंब हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, मतलब ए और बी का डॉट यदि हम करें और आंसर हमें 0 मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों सदिश परस्पर लंब हैं। तो इस बार हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि सदिश 3i - 2j + k तथा 2i + j - 4k परस्पर लंब है, मतलब एक दूसरे पर लंब है। सिद्ध करना है तो डॉट निकाल लेते हैं इनका। देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं वेक्टर a की वैल्यू 3i - 2j + k, वेक्टर b की वैल्यू 2i + j - 4k। अब हमें a डॉट b कर देना है, a डॉट b, a की वैल्यू है 3i - 2j + k, डॉट लगाएंगे, इसका मतलब डॉट लिखेंगे और 2i + j - 4k। डॉट हमने बताया ही था अभी, क्या करना है, i का i के साथ मल्टीप्लाई, i के गुणांकों की मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 प्लस लगाएंगे -2 × 1 मतलब j के गुणांकों की मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाएंगे 1 × -4। ठीक है, i की गुणा i के साथ, j के गुणांक की गुणा j के गुणांक के साथ और k के गुणांक की गुणा k के गुणांक के साथ। अब 6 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का 6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, 6 आ जाएगा, 6 - 6 0। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a डॉट b = 0, इसलिए a तथा b परस्पर लंब हैं, परस्पर लंब हैं या एक दूसरे पर लंब हैं। या तो आप इस लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दीजिए या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे आप, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। इसका भी मतलब यही है कि a और b एक दूसरे पर लंब हैं। तो क्लियर है, आपने वो डॉट कैसे करते हैं वो पता चला, लंब कैसे प्रूफ किया जाता है या फिर दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक आपको यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब की प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, देखिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का नाम नीचे दिया गया है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप चैनल का नाम, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी जिससे कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर वाइज PDF आपको वहाँ मिल जाती है, चैप्टर की PDF है, पूरे जितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज तक उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डाउट ग्रुप में डाल सकते हैं, डाउट ग्रुप के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, चैनल पर मिल जाएगी या फिर लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर भी आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं, यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल मिलते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।